गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि एटम के अंदर क्या क्या है। तो एटम के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग देख रहे थे कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। ओके, और न्यूक्लियस का हम लोग स्टेबिलिटी को भी देखे थे कि आखिर किस तरह से जो है न्यूक्लियस न्यूट्रॉन किस तरह से जो है वो स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो है वो स्टेबल होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। और फिर हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, और ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और ऑर्बिट को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा, वो होगा सब ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स को रिजॉल्व करेंगे, ऑर्बिट को रिजॉल्व करेंगे सब ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट में रहेगा, और फिर सब ऑर्बिट को रिजॉल्व करेंगे इसमें हम लोग ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल ही वो प्लेस है जहाँ पर कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इस ये ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि जो अब हमारा जो आगे क्वांटम आप देख रहे हो क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर अगर हम बात करें क्वांटम नंबर की, तो क्वांटम नंबर में बेसिकली हम लोग ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स को ही बेसिकली हम लोग डिटेल्ड में समझने वाले, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट जो है वो एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये इलिप्टिकल भी हो सकता है अगर मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या है, एक पाथ है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है इस तरह से ऑर्बिट। ठीक है, और ऑर्बिट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है, गोल 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 घूमता है। ओके, तो ऑर्बिट को हम लोग क्या कहेंगे, शेल कहेंगे। ऑर्बिट को क्या कहेंगे, तो शेल कहेंगे। और ऑर्बिट को रिजॉल्व करेंगे तो ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सब ऑर्बिट या सब शेल होता है। आप आगे अच्छे से और समझिएगा इसको। ऑर्बिट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे KLMNO से। ठीक है, कैपिटल होना चाहिए। KLMNO से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिट को रिजॉल्व करेंगे, और हम लोग इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करेंगे। ठीक ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि n से डिनोट होता है। ठीक है, तो और तो ऑर्बिट के लिए क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हम लोग ऑर्बिट को हम लोग डिफाइन करेंगे किस चीज से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग n कहते हैं। ठीक है, n कहते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग KLMN से डिनोट करेंगे। ओके, तो के शेल के लिए, ठीक है, के शेल के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, के शेल बोलिए चाहे के ऑर्बिट बोलिए, या फिर n इज इक्वल टू 1 बोलिए, बात तीनों क्या है, बराबर ही है। ठीक है, और आप के शेल बोल रहे हैं चाहे n बराबर 1 बोल रहे हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया क्या, के शेल या के ऑर्बिट। ओके, तो अगर बात करते हैं एल शेल की, तो एल शेल के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा। आपको ये सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा कि के शेल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, एल शेल के लिए n इज इक्वल टू 2, m शेल के लिए n इज इक्वल टू 3, और n शेल या n ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 4। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया n इज इक्वल टू 1, चाहे n इज इक्वल टू 1 बोलिए चाहे इसको k बोलिए, बात बराबर। यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 अगर आप बोल रहे हैं तो इसको आप एल शेल बोल सकते हैं, और n इज इक्वल टू 3 बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे आप, m शेल बोलेंगे। m शेल बोलिए चाहे n इज इक्वल टू 3 बोलिए, बात क्या है, बराबर है। तो समझ में आ रहा है, ये शेल है या ऑर्बिट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग KLM से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर n के वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3। ये बढ़ते क्रम में ये दिखा रहा है, n इज इक्वल टू 1 दिखा रहा है, k को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज इक्वल टू 2 l को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर m3 जो है वो m को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। ओके, अगर आपको n बोल रहा है तो n का मतलब l होता है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब l होता है, ये आपको पता होना चाहिए। n इज इक्वल टू 1 बोल रहा है तो ये k शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर n का वैल्यू 3 बोल रहा है तो ये m शेल के बारे में बोल रहा है, ये आपको
पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और फिलहाल आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैसे याद करें क्या करें। आप बार बार लगातार क्वेश्चंस देखते रहिएगा, बार बार लगातार इसको देखते देखते समझ में आ जाएगा और रटा भी जाएगा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि बाप रे बाप इसको याद करना पड़ेगा, कैसे याद करेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, n=2 में m नहीं बोल दे, या फिर m के बारे में पूछो तो n का क्या वैल्यू होगा, तो ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। n=1 2 3 KLM 1 2 3 KLM, ओके, इस तरह से। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी nth ऑर्बिट, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है, ऑर्बिट के बारे में बात करें, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या हो, कितना होल्डिंग कैपेसिटी होगा, यानी कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे n का वैल्यू बढ़ते जाएगा। n का वैल्यू बढ़ने का मतलब हो रहा है कि ऑर्बिट का साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है। n का वैल्यू बढ़ने का मतलब हो रहा है कि ऑर्बिट का साइज बड़ा हो रहा है। तो जब ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी भी बढ़ेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बढ़ेगा, कहने का मतलब ये कि जितना बड़ा ऑर्बिट रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व कर सके, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है। और n का वैल्यू बढ़ेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर रिवॉल्व करेगा। समझ रहे बात को, कि अगर अगर छोटा है तो कम आदमी रहेगा, लेकिन अगर वही अगर घर बहुत बड़ा घर है तो उसमें ज़्यादा लोग रह सकता है। बात समझ में आना। तो अगर n का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रह सकता है, ठीक है, ज़्यादा रिवॉल्व करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, के लिए क्या है, n=1। तो किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो वो फॉर्मूला उसका 2n², ठीक है। और n का वैल्यू आप यहाँ से निकालिएगा कि n का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स में रहेगा, ठीक है। यानी कि के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, के शेल में, तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 को 2 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 2। यानी कि किसी भी, ठीक है, कोई भी के शेल या फिर n बराबर 1 में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा 2, यानी कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, क्योंकि n का वैल्यू छोटा है, n=1। तो उसमें आप 5 या 10 या 50 इलेक्ट्रॉन थोड़ी पूछ सकते हैं कि 50 इलेक्ट्रॉन n=1 में रहेगा। लॉजिक है, समझ सकते हैं, दिमाग लगाइए कि n का वैल्यू 1 है, यानी सबसे लोएस्ट ऑर्बिट है, सबसे छोटा ऑर्बिट है, तो सबसे छोटा ऑर्बिट में सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से कम हो ही नहीं सकता, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से कम हो ही नहीं सकता। इसके पीछे भी खैर रीजन बहुत सारी चीज़ें, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है, 1 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन पेयर रिपल्सन को खत्म करता है, ठीक है ना। एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिससे क्या होता है स्पिन पेयर रिपल्सन जो है वो मिनिमाइज होता है। खैर वो सब हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर समझिए कि के शेल में n=1 में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी की बात करें तो n=1 में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, n=2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 को 2 से गुना करेंगे कितना 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n=3 में यानी तीसरा सेल में या तीसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर n=4, तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है, जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं इसमें ऑर्बिट में, तो क्योंकि घर साइज बड़ा हो रहा है तो ज़्यादा साइज बड़ा रहेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। n=4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या निकाल सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ओके, nth ऑर्बिट में। तो इस नंबर को 2, 2, 8, 18, 32 को हम लोग क्या कहेंगे, मैजिक नंबर, क्या से बोलते हैं, मैजिक नंबर। आप इस नंबर से n का वैल्यू 1, n का वैल्यू जो भी n का वैल्यू उसको पुट करके आप कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अगर आपको n का वैल्यू बता दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स n बराबर 5 में रिवॉल्व कर रहा है, n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू ये है वो है, कुछ भी रहे, तो आप उसमें n का वैल्यू से क्या कर सकते हैं, 2n² का फॉर्मूला लगा के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो आगे का कैलकुलेशन होगा वो आप करिएगा आराम से, ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं सब ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर ही क्या होता है, सब ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट को रिजॉल्व करेंगे इसमें
सब ऑर्बिट में। आपको पिछले बार एग्जाम्पल से समझाए थे कि सब ऑर्बिट और ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स कैसे समझेंगे। तो आप ऑर्बिट को ऐसे समझ लो, ऑर्बिट को एक फ्लैट समझ लो, एक बड़ा बिल्डिंग समझ लो, ठीक है। एक बिल्डिंग को आप क्या समझ लो, ऑर्बिट की, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, यहाँ पर आदमी रहता है। उस बिल्डिंग का जो फ्लोर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, उसको क्या समझ लो आप, उसको समझ लो सब ऑर्बिट, ठीक है। और उसके अंदर जो कमरा है पर्टिकुलर, फर्स्ट फ्लोर में 10 कमरा है, 20 कमरा है, 40 कमरा, इस तरह से, तो जो कमरा है उसको आप क्या समझ लो, ऑर्बिटल समझ लो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं आप? ऑर्बिट को समझ लो, बिल्डिंग समझ लो, फ्लोर को आप समझ लो सब ऑर्बिट, और उसके अंदर जो कमरा है जिसमें मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कि हाँ यहाँ पर आपका कोई मित्र या फिर जिसको आप खोजे वो आपको मिल जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाएगा, कमरा क्या हो जाएगा, कमरा कहलाएगा ऑर्बिटल, ओके। कमरा क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल, 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगा, ओके। तो सब ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट कुछ नहीं है, वही है सब ऑर्बिट। क्या है सब ऑर्बिट? इलेक्ट्रॉन का पाथ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कुछ नहीं। सब ऑर्बिट कुछ नहीं, सब सेल कुछ नहीं है, कुछ कोई अलग कोई बड़ा चीज नहीं है, ये ऑर्बिट से ही निकला हुआ टर्म है सब ऑर्बिट या सब शेल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन रहता है, सब ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स इंट्रोड्यूस होता है वो अलग होता है, ठीक है। बस यही डिफरेंसेस है दोनों में, इसके लिए अलग टर्म्स है, इसके लिए अलग टर्म्स है, ओके। बाकी दोनों चीज क्या है, लगभग सेम है। कहने का सेंस ये है कि सब ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स रहता है और ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स रहता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सब ऑर्बिट को हम लोग कैसे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए क्या अलग टर्म है और उसमें क्या डिफरेंसेस है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर सब ऑर्बिट को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, तो सब ऑर्बिट को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। जब सब ऑर्बिट का बात आता है तो उसको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका 3 नाम हो गया। या आपको कोई सब ऑर्बिट बोलेगा तो वो आपको कह रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, या कोई एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बोल रहा है तो वो सब ऑर्बिट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। और ये सब ऑर्बिट या एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है शेप को, शेप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कैसा आकार है वो जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है या सब ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर वो किस आकार का है, यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ पे गया है उसका पिक्टोरियल डायग्राम खींचने के बाद क्या क्या इमेज निकल के आया, क्या उसका डायग्राम, क्या कह सकते हैं कि क्या शेप निकल के आया, समझ में आ रहा है, क्या पिक्टोरियल, क्या फोटो निकल के आया या क्या पिक्चर निकल के आया, ठीक है, क्या पिक्चर निकल के आया, क्या शेप निकल के आया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर जहाँ जहाँ पे घूमा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब ऑर्बिट या एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, एल से डिनोट करते हैं। आप बहुत बार गेम भी देखे होंगे इस टाइप से, जैसे कि एक बहुत सारा एक किताब ले लेते हैं और किताब में बहुत सारा पिक्चर बनाते हैं, कॉपी में बहुत सारा पिक्चर बना देते हैं, ठीक ना, और उसको एक बार ऐसे करके घुमाते तो लगता है वो उस लड़की जो है डांस कर रही है, इस टाइप से कुछ होता है ना। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम में क्या देखे थे कि इलेक्ट्रॉन्स का पर्टिकुलर सब जगह पर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ यहाँ सब जगह इसका देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, और एक बार जब आँख के सामने से जब उसको गुजारा गया तो वो एक शेप क्रिएट कर दिया, एक पिक्चर क्रिएट किया जिसमें दिख रहा है कि हाँ एस जैसे गोल दिख रहा है, स्फेरिकल दिख रहा है, इस तरह से डम्बल टाइप का दिख रहा है, डबल डम्बल टाइप का दिख रहा है। तो ये इतना शेप क्रिएट किया, और ये शेप कैसे हुआ क्रिएट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ पे मूव किया वहाँ पर उसका फोटो लिया गया, और उस फोटो के एक बार, ठीक ना, एक बार सेकेंड में उसको आंख से गुजारा गया और देखा गया इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर किस तरह से गया। तो देखा गया कि कुछ स्फेरिकल शेप लिया, कहीं पर स्फेरिकल शेप ले रहा है, कहीं पर वो डम्बल शेप ले रहा है, कहीं पर वो डबल डम्बल शेप ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह के शेप को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे। तो सब ऑर्बिट या सब शेप इसको रिप्रेजेंट, इसको एल से डिनोट करते हैं, और एस सब ऑर्बिट लेंगे, ठीक है। सब ऑर्बिट को हम लोग यहाँ पर एस पी डी एफ या जी, इस तरह से छोटी एस पी डी एफ जी एच से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू 0 के लिए, एल 0 मतलब एस सब ऑर्बिट, एस सब ऑर्बिट बोला या फिर एल बराबर 0 बोला, मतलब समझ लेना ये क्या हो गया, सब ऑर्बिट के बारे में बात करें, एस सब ऑर्बिट मतलब एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 1 के लिए पी सबशेल, या पी सबशेल का मतलब एल इज इक्वल टू 1।
डी सब शेल या डी सब ऑर्बिट के लिए L इज इक्वल टू 2, एफ सब ऑर्बिट के लिए L इज इक्वल टू 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना कि एस का मतलब L बराबर 0, पी का मतलब L बराबर 1, डी का मतलब L बराबर 2 और एफ का मतलब L बराबर 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अभी आपको समझ में आएगा कि सब ऑर्बिट या सब सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सब सेल या सब ऑर्बिट को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसके लिए, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ओके। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है शेप, किसके शेप को, किसके शेप को रिप्रेजेंट करता है, तो सब ऑर्बिट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है तो वो किस तरह का पिक्चर क्रिएट कर रहा है, उसका क्या शेप है। तो बेसिकली हम लोग सब ऑर्बिट में क्या देखते हैं, शेप, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है, शेप को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जो है वो मूव किया है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन एनी एलएच सब ऑर्बिट, किसी भी एलएच सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना होगा, तो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू 12+1, 2 इंटू 12+1, यानी किसी भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितना है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू 12+1। ये फॉर्मूला लगाइएगा, एल का वैल्यू फट से यहाँ से निकालिएगा और फटाक से आपको पता चल जाएगा कि सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि एग्जाम्पल से देख समझते हैं कि किसी मान लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं एल बराबर 0 बोल दिया, ठीक है। एल बराबर 0 बोल दिया तो उसका मतलब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एस सब शेल, यानी एस सब शेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर एल बराबर 0 बोल दिया तो एल बराबर 0 का मतलब आपको समझ जाना है कि वो एस सब शेल के बारे में पूछ रहा है और वो ये आपसे पूछ रहा है कि एस सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो आप ही सोचो भाई कि एस सब शेल सबसे नज़दीकी सब शेल होगा, ठीक है, सबसे नज़दीकी सब शेल होगा, तो उसमें जो होगा उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन होगा, एस सब शेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो एल का वैल्यू क्या होगा 0, तो 2 को 0 से इंटू करेगा तो क्या होगा 0 + 1 और इसको इससे इंटू करेगा तो 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा 2, यानी कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एल बराबर 1 है, तो एल बराबर 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, तो एल बराबर 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एल का वैल्यू 1 करना है तो 2 इंटू 1 2 और +1 कितना हो गया 3 और 3 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना 6, यानी कि एल बराबर 1 में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। आप इसको ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एल बराबर 2, एल बराबर 2 यहाँ पर फिर 2 रखो, 2 को 2 से गुणा करो कितना 4, 4 + 1 5, 5 को 2 से इंटू करो 10, कितना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 बॉक्स बना दिए, हालांकि ये सब तो हम लोग को आगे देखना है, ठीक ना। तो ऐसे समझो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में एल इज इक्वल टू 3 में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी एलएच सब ऑर्बिट में। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो अभी आप क्या क्या सीखे, अभी आप सीखे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सब ऑर्बिट में या किसी भी ऑर्बिट में कितना रहता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सीखे। सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एन से डिनोट करते हैं और सेम एट द सेम टाइम इसको के एल एम एन ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेम उसी प्रकार सब ऑर्बिट को हम लोग एस पी डी एफ जी एस से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर ड्राइव होता है और इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं और इसके लिए सारे एस पी डी एफ के लिए एल का वैल्यू वेरी करता है, यानी ये फिक्स वैल्यू है कि एक्स के लिए एल का वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगा, पी के लिए एल का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, ये फिक्स वैल्यू है। ओके, क्लियर है, राइट डाउन। इसको थोड़ा सा हम लोग ना एक इमेज तैयार करते हैं, जो बोले हैं उसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं अच्छे से, ताकि आपको और अच्छे से ये सारा चीज़ ये टर्म्स जो है अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि जब तक इमेजिन नहीं कर पाएंगे तब तक ये सब क्लियर नहीं होगा। इमेजिन करो, ठीक है, एक एटम ले लो, ठीक है, एक एटम ले लो, उसका एक न्यूक्लियस है। एटम में क्या है, न्यूक्लियस है, कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है। अब क्या है, इस एटम के न्यूक्लियस पे तो हम लोग बात करेंगे नहीं, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करे। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, ठीक है।
तरह से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो न्यूक्लियस से जो जस्ट पहला ऑर्बिट है, पहला आप देख रहे हो, ये पहला सर्कल देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। इसके लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और इसको हम लोग n इज इक्वल टू 1 इसको क्या कहेंगे, के शेल, ठीक है, के शेल कहेंगे। n इज इक्वल टू ये दूसरा ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 2 इसको क्या कहेंगे हम लोग, l से कैपिटल, n इज इक्वल टू 3 इसको हम लोग क्या कहेंगे, m शेल, और n इज इक्वल टू 4 इसको क्या कहेंगे हम लोग, n से। इस तरह n इज इक्वल टू 5 इसको क्या कहेंगे हम लोग, o से। क्लियर है? ये तो रही सेल की बात की, n इज इक्वल टू 1 का मतलब के शेल, n इज इक्वल टू 2 का मतलब l, n इज इक्वल टू 3 का मतलब m, ये रही शेल की बात। अब सबसेल को कैसे हम लोग समझेंगे, सबसेल को कैसे समझेंगे, समझिएगा सबसेल को। तो सबसेल को हम लोग ऐसे समझेंगे कि n इज इक्वल टू 1 है तो इसमें सिर्फ एक ही सबसेल होगा, वो क्या होगा, 1s, ठीक है। l इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 में कितना सबसेल होगा, 2 सबसेल होगा, एक होगा 2s और 2p, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 है तो 3 में कितना शेल होगा, 3 सबसेल होगा। n इज इक्वल टू 3 शेल में कितना सबसेल होगा, तो 3 सबसेल होगा, 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। आ रहा बात समझ में? n इज इक्वल टू 4 है तो उसमें कितना सबसेल होगा, उसके अंदर कितना सबसेल होगा, उसके अंदर कितना सबसेल होगा, तो उसके अंदर 4 सबसेल होगा। कौन कौन सा होगा उसके अंदर, n इज इक्वल टू 4 में 4 सबसेल होगा, कौन कौन सा, 4s, ठीक है, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि n इज इक्वल टू 5 है, यानी पांचवा ऑर्बिट में कितना सबसेल होगा, पांचवा ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा, तो पांचवा ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट है, 5 सब ऑर्बिट होगा। कौन कौन सा, तो इसके अंदर होगा कौन कौन सा ऑर्बिट, 5s, ठीक है, 5p, 5d, ठीक है, 5f और 5g, ये 5 सब ऑर्बिट इसके अंदर होगा, ठीक है। और ये सारा सब ऑर्बिट के अंदर भी ऑर्बिटल को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, और सारे सब ऑर्बिट के अंदर भी क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। जैसे फर्स्ट s तो उसके लिए एक ऑर्बिटल 2s है, ठीक है, तो s के लिए एक ऑर्बिटल, और p के लिए कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल, ठीक है, d के लिए कितना होता है, 5 ऑर्बिटल। तो खैर आप लोग अभी समझ रहे हो कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के अंदर भी ऑर्बिटल होता है, यानी कि ये s है तो सिर्फ s नहीं होगा, एक ऑर्बिटल होगा, s में क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा, एक 3 डायमेंशनल स्पेस होगा s के अंदर जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। p भी क्या होगा, p के अंदर भी 3 ऑर्बिटल होगा, ठीक है, p के अंदर भी क्या होगा, 3 ऑर्बिटल होगा, यानी सब ऑर्बिट के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स है। और ऑर्बिटल क्या एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग कैपेसिटी है या पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 के शेल, तो के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे रहेगा, 1s में रहेगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक ना, 2 इलेक्ट्रॉन। l शेल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो l शेल में आपको बताया था 8 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे कैसे रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा s में और 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा p में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा 6 में और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा s में और 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा p में। m इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन था, m में 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा s में, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा p में, और d में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 रहेगा। समझ में आ रहा बात? उसी प्रकार n इज इक्वल टू 4 में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 32 इलेक्ट्रॉन। भाई 32 इलेक्ट्रॉन थोड़ी इधर उधर फेंकाया पड़ेगा, इधर उधर थोड़ी भागते रहेगा, तो 32 इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किसी फिक्स जगह पे होगा। कहाँ कहाँ पे होगा, तो s में होगा 2, p में होगा 6, d में होगा 10 और f में होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये कहाँ से निकला, तो आपको अभी तुरंत बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो 2 इंटू 2l+1 से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, यानी कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहेगा s p d f में, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो आज आप लोग सीखे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर होता है, किसी भी पर्टिकुलर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है। आज आप लोग ये सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, और एनर्जी ऑफ हम लोग ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से एनर्जी जो होता है पर्टिकुलर ऑर्बिट का क्या एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास का हमारा वीडियो रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके, राइट डाउन।